एवरीवन, आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से रिलेटेड। सबसे पहले आते हैं साइकिल। व्हाट इज साइकिल? So one complete set of positive and negative half of any alternating quantity is known as cycle. मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पूरा सेट होता है हमारा किसी भी वेवफॉर्म का, वो कहलाता है साइकिल। तो यहाँ आप इस फिगर में देख रहे हो तो यहाँ कितनी साइकिल्स दिख रही हैं? 2 साइकिल्स। ये 1 साइकिल, ये सेकंड साइकिल। साइकिल क्या होते हैं? वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज साइकिल। ठीक, तो ये हमारी 2 साइकिल्स है। ये कोई भी फंक्शन हमारा v ऑफ t है या आई ऑफ टी, जो भी आपको अज्यूम करना है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये माइनस वी एम है, यहाँ पाई, ये 2 पाई, ये आपकी होती है साइकिल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं टाइम पीरियड। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड टू कंप्लीट 1 साइकिल। किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कहलाता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर टाइम पीरियड एक साइकिल को कंप्लीट करने का क्या है? 2 पाई। ठीक है, एक साइकिल जो पूरी है उसको कंप्लीट करने का टाइम क्या है? 2 पाई। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स आ जाती हैं वो हमारी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रिक्वेंटली वो साइकिल्स जाती है, हम बोलते हैं ना फ्रिक्वेंटली, मतलब क्या होता है कितने एक सेकेंड में कितनी बार साइकिल आ जाती है, वो हमारी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, 1/t हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? इसकी यूनिट होती है साइकिल्स पर सेकेंड। टाइम पीरियड की यूनिट है हमारी सेकेंड, तो साइकिल्स पर सेकेंड, दैट्स व्हाई इट इज 1/t। या फिर इसे कहते हैं हम हर्ट्ज। ठीक, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक, एम्पलीट्यूड क्या होता है? पीक या मैक्सिमम वैल्यू जो होती है किसी भी वेवफॉर्म की, वो आपकी कहलाती है एम्पलीट्यूड। पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो होती है वो कहलाती है हमारी एम्पलीट्यूड। ठीक है, अभी एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होगी? जो भी आपका क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करती है। यदि वो करंट है तो एम्पियर्स में होगी, यदि वो वोल्टेज है तो वोल्ट्स में होगी। ठीक, साइनसॉइडल क्वांटिटी यदि कोई होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? इन केस ऑफ वोल्टेज v ऑफ t क्या होगा? v ऑफ t विल बी इक्वल टू vm साइन ओमेगा t। इतना वोल्ट्स, ये क्या दिखा रही है? हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखा रही है पूरी। जब आप दिखा रहे हैं ना v ऑफ t आपकी क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू या उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। सिमिलरली करंट को रिप्रेजेंट करना हो यदि i ऑफ t को, तो आप क्या लिखेंगे? im साइन ओमेगा t। ये होगा करंट का रिप्रेजेंटेशन, जहां vm एंड im क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, है। ठीक, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। ये रेडियन फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। या फिर मैं एफ, मैंने क्या कहा? फ्रिक्वेंसी एफ से डिनोट करें। एफ मैंने क्या कहा? 1/t होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ओमेगा को ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक, जहां टी क्या है हमारा? सेकंड्स में है। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट क्या हो गई? रेडियंस पर सेकेंड। ठीक, तो फेज क्या होता है? फेज किसी भी क्वांटिटी का, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, उसकी पोजीशन बताता है। ठीक, कि कौन सी पोजीशन दिखाता है? जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई क्वांटिटी है। अब यदि दूसरी क्वांटिटी भी मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ तो जीरो से उसका जो डिफरेंस कहलाता है वो होता है फेज डिफरेंस, या हम सिंपली फेज बोले तो जीरो क्रॉसिंग से जो उसकी पोजीशन है वो कहलाती है उसका फेज। ठीक, दूसरा होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के लिए यदि मान लीजिए मैंने कोई क्वांटिटी यहाँ ड्रॉ की है, मान लीजिए ये करंट ही है यदि, ठीक है, ये इसे मैंने बोल दिया ये IM है, यहाँ मैंने करंट ड्रॉ किया है डॉटेड में। ठीक, तो यहाँ यदि मैंने ये करंट ड्रॉ किया है तो यहाँ से इसका जो डिफरेंस है जीरो से, फर्स्ट वाली वेव से सेकंड वाली वेव का जो डिफरेंस कहलाता है वो आपका होता है फेज डिफरेंस।
दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को जब आप कंपेयर करते हैं तो उनका फेज डिफरेंस निकालते हैं, वो तभी कंपैरिजन पॉसिबल होता है जब दोनों ही क्वांटिटीज की फ्रीक्वेंसी सेम हो। एम्पलीट्यूड भले ही अलग अलग हो सकता है लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी से वो जा रहे होंगे, तब पॉजिटिव जीरो क्रॉसिंग के बाद में दोनों का जो फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में जो फेज एंगल होगा वो आपका कहलाता है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इसके बीच में यदि कोई अंतर है, दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो डिफरेंस आपका होगा वो आपका कहलाएगा फेज डिफरेंस। ठीक, दोनों के यहाँ पे मिनिमा देखें तो इसका मैक्सिमम यहाँ पर है, इसका मैक्सिमम यहाँ पर है, तो दोनों के जो डिफरेंस कहलाएगा वो हो जाएगा फेज डिफरेंस। सिमिलरली मिनिमा यहाँ है, इसका इसका यहाँ है, दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कहलाएगा आपका फेज एंगल। यहाँ जो मैंने करंट ड्रॉ किया हुआ दिखाई दे रहा है वो कैसा दिख रहा है, वोल्टेज के बाद में जीरो पे आ रहा है, वो पहले नेगेटिव है, वोल्टेज पहले जीरो क्रॉस होके पॉजिटिव हो गया, करंट उसके बाद पॉजिटिव में जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि करंट जो है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से, लैगिंग करंट है। वो कितने एंगल से कर रहा है, मान लीजिए ये एंगल हमारा है फाई। क्या कहा हमने वोल्टेज ड्रॉ किया, देन हमने करंट ड्रॉ किया, करंट और वोल्टेज के बीच में एक डिले है, ये जीरो क्रॉसिंग आया, उसके बाद में करंट का जीरो क्रॉसिंग बाद में आ रहा है पॉजिटिव के लिए, जो जीरो क्रॉसिंग आ रहा है करंट का पॉजिटिव साइकिल के लिए, वोल्टेज का जो आ रहा है पॉजिटिव साइकिल के लिए करंट का जो आ रहा है, उन दोनों में डिफरेंस है। और करंट का जो पॉजिटिव जीरो क्रॉसिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो वोल्टेज के बाद में आ रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि करंट जो है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से। इसी चीज को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो लीडिंग है करंट से, वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज पहले आ रहा है। लैगिंग करंट क्या होता है, ये होता है जो हमने ड्रॉ किया है बाय एंगल फाई, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आई में, आई इज इक्वल टू आई एम। यहाँ जब लैग नहीं कर रहा था, हम जीरो से अज्यूम कर रहे थे, तब क्या हो रहा था, आई एम साइन ओमेगा टी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो जीरो से स्टार्ट ना होके एक फेज डिफरेंस फाई से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से फाई के डिफरेंस से वो स्टार्ट हो रहा है, या रेफरेंस से वो फाई के डिफरेंस पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये इसका करंट का रिप्रेजेंटेशन होगा। वोल्टेज का तो वही रहेगा क्योंकि वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और इस जीरो रेफरेंस से करंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, करंट इसके फाई एंगल डिले से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। सिमिलरली हम लीडिंग का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यदि मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज वेवफॉर्म है, इस टाइप से यदि आपका कुछ करंट वेवफॉर्म है, ये आपका करंट है आई ऑफ टी, ये आपका वोल्टेज है वी ऑफ टी, ये वीएम है, यहाँ पर ये वैल्यू आई एम है, ये आपका ओमेगा टी है, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। तो ये जो एंगल आपका होता है, ये जो एंगल है यहां से लेके यहां तक का, वोल्टेज के से आप वोल्टेज को एज ए रेफरेंस कंसीडर करते हो, और उससे रेफरेंस यदि आप देखते हो ये फाई एंगल, तो हम क्या कहेंगे, करंट जो है वो वोल्टेज के पहले आ रहा है, पॉजिटिव हाफ जो उसका स्टार्ट हुआ है वो वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ स्टार्ट होने के पहले स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, या इसको दूसरे ढंग से हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से, करंट जो है वो पहले आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आई ऑफ टी का रिप्रेजेंटेशन इन दिस केस क्या होगा, ये इस केस का है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्यों, क्योंकि ये एडवांस में आ चुका है, करंट पहले ही आ चुका है और वोल्टेज जो है वो बाद में आ रहा है। तो एडवांस के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं, लीडिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी साइनसॉइडल का। नेक्स्ट हम आते हैं फेजर डायग्राम। व्हाट इज फेजर डायग्राम? फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर डायग्राम इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन स्पेस। मतलब क्या है, आप किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को किस तरह से दर्शाते हो, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फेजर डायग्राम। ठीक, फेजर डायग्राम में जो भी क्वांटिटी आप लेते हैं वो उनकी आरएमएस वैल्यूज होती है, उनकी पीक वैल्यू या दूसरी कोई वैल्यूज नहीं होती है, उनकी आरएमएस वैल्यूज को आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एज अ फेजर के रूप में। ठीक, मान लीजिए ये कोई
वोल्टेज है, ये एक रेफरेंस लाइन है, वहां मैंने वोल्टेज ड्रॉ किया है वी आई फाई। यहाँ फेजर्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, फेजर्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। इसका मतलब हम देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, आई लैगिंग है या आई लीडिंग है। आप अगर देखते हैं तो पहले क्या आ रहा है, आप ये एक रेफरेंस मान लीजिए, ये एक रेफरेंस, ऐसे फेजर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या हो रहा है, पहले आई आ रहा है उसके बाद भी आ रहा है, तो फर्स्ट इस केस में क्या हो रहा है, आई कैसा है, लीडिंग है, या आई लीड्स वी, इस केस में बाय एन एंगल ऑफ फाई। ठीक, फाई एंगल से आई जो है वो वी को लीड करता है। सेकेंड केस देखते हैं, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, यहाँ पर देखते हैं। अब इसको यहाँ पर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी एंगल 0 डिग्री। वोल्टेज को यदि हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट केस में वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है तो वोल्टेज का फेजर जो है वोल्टेज का फेजर यदि है, ये फर्स्ट केस है हमारा, वोल्टेज का फेजर को आप ऐसे एरो से इंडिकेट करते हैं, ये बताता है कि वोल्टेज का फेजर है या वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज इक्वल टू वी एंगल 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंगल 0 डिग्री। ये 0 डिग्री एंगल क्यों कहा है, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन पर ही आपका ड्रॉ हुआ है, इसलिए हमने इसको 0 डिग्री रेफरेंस माना हुआ है। तो वोल्टेज का एंगल आपका क्या हो गया इस रेफरेंस लाइन से, 0 डिग्री, तो वी एंगल 0 डिग्री। यहाँ करंट के लिए यदि मैं बात करूँ तो करंट के फेजर को हम किस तरह से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विद एंगल फाई, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए ये रेफरेंस लाइन है हमारी, यहाँ से वोल्टेज इस तरह से ड्रॉ होता है, मान लीजिए 0 डिग्री एंगल पे वोल्टेज आपका भी ड्रॉ हुआ। अब करंट जो है मान लीजिए ऐसा, एक्चुअली ये सब क्या है, ये आरएमएस वैल्यूज हैं, ठीक है। अभी करंट ड्रॉ हुआ ऐसा विद एन एंगल फाई। अब अगर फेजर्स हमारे कैसे रोटेट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, हमने कहा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब यदि हम इसको रोटेट करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, वोल्टेज पहले आ रहा है या करंट पहले आ रहा है, वोल्टेज पहले आ रहा है और करंट बाद में आ रहा है। इसका मतलब आई लैग्स वी बाय एन एंगल फाई, या इसी को मैं बोल सकती हूँ वी लीड्स आई विद एन एंगल और बाय एन एंगल फाई। या तो मैं बोल सकती हूँ वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को फाई एंगल से, या मैं बोल सकती हूँ करंट वोल्टेज से लैगिंग है फाई एंगल से। ठीक, वोल्टेज का एंगल यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा सेकंड केस में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, V फेजर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V एंगल 0 डिग्री, क्योंकि रेफरेंस लाइन पर है। सेकंड देखते हैं हम, I का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यहाँ पर भी सेकंड देखते हैं हम I का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो I रहेगा हमारा मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ I एंगल। अब यहाँ पे जो एंगल है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव है ना, 0 रेफरेंस लाइन से नीचे है, ठीक। इसका मतलब ये वाला जो एंगल आपका रहेगा ये -फाई रहेगा। ऊपर होता वोल्टेज के तो हम क्या बोलते हैं, ये +फाई है, नीचे है इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये -फाई है, माइनस डिग्री, लैगिंग शो बताता है, लैगिंग शो करता है। अगर माइनस में एंगल है इसका हम क्या बोलेंगे, मतलब करंट का एंगल यदि नेगेटिव दिखा रहा है इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, करंट लैग कर रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, यहां हमने वोल्टेज ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा है, ये हमने करंट ड्रॉ किया, ये एंगल फाई है, ठीक। तो यहां हम देखते हैं रेफरेंस लाइन से हम अगर देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, करंट पहले आ रहा है या वोल्टेज पहले आ रहा है, पहले तो करंट ही जा रहा है, उसके पीछे से वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब अभी भी क्या हो रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, और वोल्टेज कैसा है, वोल्टेज रेफरेंस लाइन पे नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर यदि हम बताते हैं तो यहाँ कैसे बोलेंगे हम, फर्स्ट वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, V बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V एट एन एंगल थीटा डिग्री। रेफरेंस से ये 0 डिग्री पे तो नहीं है,
थीटा डिग्री पे है, इसलिए V एंगल थीटा डिग्री। सिमिलरली करंट को यदि हमें बताना है तो हम करंट को कैसे बताएंगे? इट विल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I एंगल थीटा प्लस फाई। ये करंट का रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन कितने से लीड कर रहा है करंट? करंट वोल्टेज से अभी भी 5 डिग्री से ही लीड कर रहा है, या वोल्टेज करंट से अभी 5 डिग्री पे लैगिंग है। लेकिन ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन यदि हम करंट का बोले तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंगल थीटा प्लस फाई, क्योंकि रेफरेंस जो हमारी एक्सिस है उससे वो थीटा डिग्री से वोल्टेज ऑलरेडी है और वोल्टेज से करंट 5 डिग्री है, इसलिए थीटा प्लस फाई। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स ये सारे फेजर वगैरह क्वांटिटी रहती है, इसका मतलब ये सारी चीजें क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इनका रिप्रेजेंटेशन दो फॉर्म में हो सकता है, या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है या पोलर फॉर्म में हो सकता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म को आप कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर में रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए करंट आई का कर रही हूं मैं, तो आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस जे बी। वी क्या हो जाएगा? सी प्लस जे डी। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक, ये ऐसा कुछ रहता है इसका रिप्रेजेंटेशन आपका। यहां पर यदि कोई क्वांटिटी है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये आपका क्या हो जाता है? रियल पार्ट। अगर मैं करंट की बात कर रही हूँ, ये अगर करंट है आई, तो इसका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा ए, और ये पार्ट हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा बी। तो आपकी जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो इमेजिनरी एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है वो आपकी रियल एक्सिस होती है। तो ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई और ये आपकी रियल एक्सिस हो गई। अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट का रिप्रेजेंटेशन ए प्लस जे बी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जे पार्ट जहां आ जाता है, मतलब जे क्या होता है? इमेजिनरी टर्म रहती है। तो जे भी मतलब ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे, इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन आपका होता है। सिमिलरली यदि वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं? वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ यदि है ये, तो एंगल तो हम आप जो भी रहेगा, अभी तो हमने एंगल कंसिडर नहीं किया है क्योंकि हम कौन सी फॉर्म में ले रहे हैं? ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर में रियल पार्ट ये हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट ये हो जाता है। ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये आपकी रियल एक्सिस होती है। तो C प्लस जे डी, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है? रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ J क्या होता है? J इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, ये मतलब क्या दिखाता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है किसी भी क्वांटिटी का। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बताता है किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। ठीक है, तो ए रियल पार्ट, बी इमेजिनरी पार्ट, जे जो है वो क्या है? ऑपरेटर है, जे ऑपरेटर कहलाता है। और ये क्या दिखाता है? किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का 90 डिग्री से रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताता है। तो अभी हमने देखा रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन या कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन आपका किसी भी सिग्नल का या कोई वेव फॉर्म है उसका किस तरह से होता है। तो जैसे करंट है यदि, तो ए प्लस जे बी, ए जो है आपका रियल पार्ट हो जाएगा, बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जे जो है वो आपका ऑपरेटर रहता है, जो क्या दिखाता है? किसी फेजर क्वांटिटी का 90 डिग्री रोटेशन दिखाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी भी क्वांटिटी का, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का किस तरह से होता है? तो हम देखते हैं वो एक मैग्नीट्यूड और एक फेज के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब I इज इक्वल टू, मान लीजिए ये R1 है एंगल θ1, और V इज इक्वल टू R2 एंगल θ2। इस तरह से ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है और ये उसका होता है फेज एंगल। इस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब मान लीजिए मेरे पास में रेक्टेंगुलर है और मुझे उसे पोलर में कन्वर्ट करना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में मुझे गिवन है और मुझे क्या करना है? मैग्नीट्यूड एंड फेज की फॉर्म में लाना है। तो रेक्टेंगुलर टू पोलर आप कैसे उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे? तो हमारे पास में क्या है? यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है। हमारे पास में क्या है? ये है। तो व्हाट इज R1? R1 विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है R1। ठीक, सिमिलरली θ1 क्या होगा? θ1 होगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, साइन टर्म डिवाइडेड बाय कोसाइन। इमेजिनरी मतलब साइन टर्म, तो ये क्या हो जाएगा? b बाय a, साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन, या इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक,
ये आपका हो जाता है किसका एंगल, किसका आई का, ठीक, ये आपका आई का एंगल है। R1 आप निकालेंगे तो कैसे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, θ1 निकालना है तो tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, इस तरह से आप थीटा निकालेंगे। सिमिलरली वोल्टेज के लिए यदि मुझे R2 फाइंड आउट करना है तो व्हाट विल बी R2 विल बी इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये R2 का मैग्नीट्यूड आ जाता है, ये मैग्नीट्यूड है एक्चुअली। और θ2 कैसे निकलेगा, तो θ2 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ D बाय C। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन होता है, रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, रेक्टेंगुलर क्वांटिटीज जो a प्लस जे बी है, c प्लस जे डी है, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब क्या होता है, हमारे पास में यदि पोलर फॉर्म में गिवन है और हमें क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, तो पोलर टू रेक्टेंगुलर यदि हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम पोलर में किस तरह से लिखते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मान लीजिए I जो है हमारा वो क्या है, R1 एंगल θ1 है। अब θ1 को हम इस चीज को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको और हम लिख सकते हैं R1 e टू द पावर j θ1, और यूजिंग यूलर्स थ्योरम हम इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर j θ1 को हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू R1 cos ऑफ θ1 प्लस j sin ऑफ θ1, या मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, इट इज इक्वल टू R1 cos ऑफ θ1 प्लस j इंटू R1 sin θ1। यदि मैं इसे इससे कंपेयर करती हूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये यदि इक्वेशन 3 है तो मैं इन्हें यदि कंपेयर करना चाहूँ तो कंपेयर कर सकती हूँ। रियल पार्ट को कंपेयर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर a विल बी इक्वल टू R1 cos ऑफ θ1। सिमिलरली b क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूंगी तो b विल बी इक्वल टू R1 sin θ1। ये मेरा कन्वर्जन होता है पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक, ऑपरेटर जे यहाँ पर क्या था, ऑपरेटर जे है वो क्या दिखाता है, रोटेशन दिखाता है किसी भी फेजर का 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। जे क्या होता है, जे आपका होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। ठीक है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसको रिप्रेजेंट करते हो अंडर रूट ऑफ -1 से। तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर जे स्क्वायर कभी आ जाता है आपकी इक्वेशन, यदि आप सॉल्व करें कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करें और जे स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है तो जे स्क्वायर क्या दिखाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ फेजर, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 विच विल बी इक्वल टू -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1। सिमिलरली जे क्यूब यदि आ जाता है तो वो क्या होगा, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ फेजर, यहां पर दिस विल बी इक्वल टू -j। सिमिलरली जे की पावर यदि 4 आ जाती है तो वो क्या दिखाएगा, आपका 360 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी फेजर का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कितने डिग्री से, 360 डिग्री से, और इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि आप वहां घूम के वापस कहाँ आ गए, वहीं आ गए। ठीक, तो 360 डिग्री से आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/j को आप कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/j क्या हो जाता है, -j होता है। ऑलवेज रिमेम्बर 1/j यदि आपको कहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, वो -j होता है। ठीक, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ जे। आप किस तरह से कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इन टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा। जहां कहीं ये आ रहा है तो आप एंगल सीधे, अगर आपको एंगल लिखना है, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, एंगल आपने बोल दिया कि 90 डिग्री है, या फिर कोई वैल्यूज दी हुई है आपको 5 + j3, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 5² + 3², और एंगल निकालना है थीटा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/5। तो इस तरह से आप इनको कन्वर्ट करते रहेंगे, रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स मोड में उसको चला के और कैलकुलेट भी कर सकते हैं।